पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल शिक्षा मंत्री के आवास सुरक्षा में मौजूद है। टीआरई 4 के काफी छात्र अचानक शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच गए थे और आवास पर अपनी मांगों को लेकर बातें रखी थी। शिक्षा मंत्री ने खुद बाहर निकलकर छात्रों को समझाया और अब देखिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्री के आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई हुई है। रोसड़ा के डीसीएलआर के आवास पर छापेमारी की गई। कंचन कुमारी झा के आवास पर लगातार छापेमारी जारी है। रिश्वतखोरी के मामले में यह कार्रवाई हुई। छापेमारी में 13 लाख से अधिक कैश बरामद होने की सूचना है। कई दस्तावेज और बैंक खाते की जांच निगरानी की टीम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ समस्तीपुर के रोसड़ा के डीसीएलआर के आवास पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और टीम के सदस्य यहां पे सुबह करीब 7 बजे पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार आवास के अंदर टीम के तमाम लोग मौजूद हैं और कार्रवाई की जा रही है। आरोप भ्रष्टाचार का है और उसके बाद इस आरोप की तहकीकात में टीम पहले भी आई थी और जब वो प्रमाणित हुई उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और अब तक इस कार्रवाई में क्या कुछ हासिल हुए ये जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि मामला संगीन बताया जा रहा है और जो लेन देन से जुड़ा ये मामला है और यहाँ पे हमारे साथ जो स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू जी, उनसे हम जानना चाहे कब से ये कार्रवाई हो रही है। अभी करीब 9 बजे सुबह से टीम आई है और उसके बाद से डीसीएलआर साहब के आवास में अंदर है टीम, पदाधिकारी भी अंदर ही हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। दलान पर सो रहे युवक को गोली मारी गई है। गोली से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पारिवारिक रंजिश में गोली मारने का आरोप है। विक्रम के उदरचक गांव की घटना बताई जा रही है। मौके से खोखा और कारतूस बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। दलान पर सो रहे युवक को गोली मारी गई। गोली से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। पारिवारिक रंजिश की बात सामने आ रही है। थाना प्रभारी विक्रम के द्वारा तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंचा गया तो पता चला कि अमित कुमार पिता मनोज कुमार को गोली लगी है। उन्हें तत्काल पीएचसी दतियाना इलाज में ले जाया गया। वर्तमान में पारस में उनका इलाज चल रहा है। 11:30 में घटना हुआ कि तरह गोली चल रहा है। सभी लोग अपना कल रात 11:30 बजे सभी लोग अपना हाथ में पिस्तौल के साथ था। कितना लोग थे? 3 लोग गोली चला रहा है, 3 लोग यहाँ ठहरा था। पूर्णिया में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मनवनखी थाना की पुलिस ने नेपानिया गांव में छापेमारी कर एक घर से कुल 942 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद किया है। पुलिस ने एक तस्कर दिनेश यादव को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई। वहां पर पहुंचकर एक बासा में छिपा कर रखे हुए अवैध शराब को, जो कि विदेशी शराब थी, उसको बरामद किया गया है। कुल करीबन अंग्रेजी शराब 342 लीटर और बियर 582 लीटर, तो तकरीबन मिलाकर 924 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल की त्रासदी पर सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। नेपाल की त्रासदी चिंता का विषय है। सीएम ने कहा कि बिहार की नदियां जो उससे जुड़ी हुई थी, उसका आज एरियल सर्वे करने के लिए गए थे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री से भी हमारी इस विषय पर बात हुई है। उन्होंने भी इस विषय पर जानकारी ली और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया है कि अभी बिहार में वैसे हालात नहीं हैं। और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जब वो एरियल सर्वे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आज सीएम खुद
मौके पर पहुंचे, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके जानकारी ली और सीएम ने इसकी जानकारी भी जनता के साथ साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात हुई है। और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा, अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा, बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। तो नेपाल में जो बाढ़ आई है उसे लेकर यूपी बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम को जगह जगह पर तैनात किया गया है। पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण सहित कई जिले में एनडीआरएफ की कुल 9 टीम को तैनात किया गया है, जो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। जरा इस मैप के जरिए हमें आप बताएं कि क्या असेसमेंट है, प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं और क्या लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है? ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स न्यूज़ से, मीडिया से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जितने ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू जितने भी कोस्टल एरिया, देवघर के एरियाज़ हैं, उनको ऑलरेडी सेंसिटाइज कर चुकी है। बेसिकली जो इंडिया में है कि इस चंपारण, मुजफ्फरपुर ये एरिया ज़्यादा इम्पैक्ट होने का असेसमेंट है। और ट्रेडिशनली कोई भी अगर फ्लड आता है नेपाल से तो इन एरिया से जाता है, जब तक वो गंगा में नहीं मिल जाती है। तो इसके लिए 2 टीम एनडीआरएफ की वहाँ पर ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया। ये अलावा कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ पर लगाए हुए हैं। बुंदेला जी, भारत के लोगों को किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है इस त्रासदी में जो नेपाल से होती हुई आ रही है? ये स्पेसिफिक केस हो गया, लेकिन फ्लड के सिचुएशन में रिवर बेड वगैरह से दूर रहने की ज़रूरत होती है। और स्पेशली हिल एरिया में मैं जनरली बोलूँगा कि हिल्स में जब इस तरह की फ्लैश फ्लड और फ्लड की गुंजाइश होती है तो रिवर बेड से दूर रहना, उस एरिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अंतिम सवाल, अभी थ्रेट असेसमेंट क्या है? चूँकि आप प्रीमियर सेफ गार्डिंग एजेंसी हैं, तो उस हादसे को लेकर अभी क्या है आपका? इसको मॉनिटर कर रहे हैं अभी, CWC भी मॉनिटर कर रही है, वाटर फ्लो मॉनिटर कर रही है, उसका डेटा शेयर हो रहा है। तो इसको आज दिन में इसका प्रोग्रेस और देखा जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है। तो एक बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए हमारे देश की एजेंसियां तैयार हैं और इस तरीके से एनडीआरएफ अपनी पूरी जो तैयारी है वह करते हुए। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18। तो नेपाल के भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। भारतीयों की मदद के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और आपको बता दें कि भारतीयों की मदद के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। ये वो नंबर हैं जिस नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं और इन नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो नेपाल गए थे, उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में भी हाई अलर्ट है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में नारायणी गंडक को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरपुर के सरैया, पारू और साहेबगंज इलाके में नारायणी गंडक से बाढ़ का खतरा है। सरैया के रतनपुर डीही में बांध पर प्रशासनिक पदाधिकारी की तैनाती है और स्थानीय लोग भी निगरानी कर रहे हैं। अधिकारी और स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल कोई खतरे जैसी बात नहीं है। नदी का जलस्तर पहले से 6 इंच नीचे ही गया है। हालांकि बराज से पानी छोड़ा गया है, इसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले अलर्ट मोड में हैं। ऐसे में त्रिशूली नदी से जैसे ही पानी छोड़ा गया तो फिर गंडक में तेजी से पानी बढ़ने की आशंका है। और ऐसे में आप गंडक की तस्वीर देखिए, ये मुजफ्फरपुर का इलाका है। मुजफ्फरपुर के सरैया रेवा घाट जो रतनपुर डीही इलाका है, वहां की तस्वीर देखिए। फिलहाल अभी विशेष अंतर देखने को नहीं मिला है। वाल्मीकि बराज से पानी छोड़ा गया है, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर पानी में वृद्धि नहीं हुई है, जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि पानी में कमी ही आई है। गंडक नदी है, यहाँ पर पानी का फ्लो तो तेज है, लेकिन जलस्तर अभी बढ़ा नहीं है। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे जो तैनात कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनसे भी जानेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है। आप यहाँ पर ड्यूटी में हैं? जी जी। क्या स्थिति है यहाँ पर, अभी कैसी स्थिति है? अभी तो यहाँ पे नॉर्मल स्थिति है। अभी पानी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कल से आज तक पानी में अभी घटाव ही हुआ है। घटाव हुआ है, लेकिन अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। किस तरह की स्थिति अभी आपको दिख रही है यहाँ? अभी नॉर्मल स्थिति है, कोई माने भयावह स्थिति नहीं है।
पानी बढ़ने की आशंका थी। जैसे कल बताया गया कि नेपाल से बहुत पानी छोड़ा गया है, वो पानी बढ़ेगा तो बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन अभी तक वैसा पानी बढ़ा नहीं है। 6 इंची कल है और आज में अंतर है कि 6 इंची पानी घटा ही है। फिर हम आपको एक बार दिखा दें कि देख सकते हैं इधर सैंडबैग वगैरह भी तैयार किए गए हैं। खुद जिलाधिकारी, एसएसपी और तमाम वरीय अधिकारी जो है उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और लगातार इसको लेकर बिहार के वरीय अधिकारियों के द्वारा जो है इसकी निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है तमाम जिला अधिकारी जो संबंधित जिला हैं उनके जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गंडक नदी पर विशेष निगरानी रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रलयकारी और बाढ़ की तस्वीर सामने आई थी नेपाल से, तो उसके बाद बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पे आ गए थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि फिलहाल जो बताया जा रहा है कि खतरा टल चुका है और पानी जो है वह त्रिशूली नदी से जो छोड़ा गया है, तो गंडक में बहुत ज्यादा अभी तक असर नहीं देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे तो आपको दूर दूर तक दिखेगा कि पानी सामान्य रूप से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब तक जो स्थानीय लोगों का दावा है कि जल स्तर में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कल की अपेक्षा आज जो है पानी थोड़ा कम ही हो गया है। हालांकि अभी जो वाल्मीकि बराज से पानी छोड़े गए हैं तो उसको आने में करीब 30 से अधिक घंटे लगते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि उस वक्त तक स्थिति क्या रहती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर अब सामान्य हो गया है, लेकिन जलस्तर घटने के साथ ही नदी किनारे कटाव का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तटबंधों पर निगरानी के लिए इंजीनियर की टीम को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम समीर सौरभ ने जल संसाधन विभाग को कटाव रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है, क्योंकि गंडक नदी शांत है। वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी देर रात डिस्चार्ज किया गया, लेकिन जो नदी की स्थिति है वो बिल्कुल शांत है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के सदर प्रखंड के जगीरी टोला पंचायत की गंडक नदी किस तरह से शांत है। का जलस्तर जब बढ़ेगा और नदी का पानी जब बाहर आएगा तो इनके माल मवेशियों को परेशानी हो सकती है, इन्हें ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक गंडक नदी में तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज का लेवल है और ये लेवल गंडक नदी के अंदर ही रहेगा। ऐसे में नदी का पानी बाहर नहीं आएगा, लिहाजा निचले इलाके में जो परिवार बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन्हें राहत मिली है, क्योंकि गोपालगंज में बाढ़ का जो खतरा था वो फिलहाल टल गया है। हालांकि गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने कहा है कि लगातार नदी के जलस्तर बढ़ने और घटने पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि नदी का जलस्तर जब घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। तो जल संसाधन विभाग के अलावा फ्लड फाइटिंग और जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है, क्योंकि अब नदी का जलस्तर कम होगा, घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, बिहार के कई जिले में बाढ़ को लेकर अलर्ट के बीच वैशाली में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है, जिसके बाद लोग अपना घर-बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन को मजबूर हो गए हैं और पूरा गांव वीरान पड़ा है। लगभग हर घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा गांव चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी बढ़ते खतरे को देखते हुए महनार एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं। हम आपको अब वो ड्रोन तस्वीर दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो गांव है उस गांव में आपको कुछ मकान अभी नजर आ रहे होंगे और ये पूरा जो गांव है वो एक टापू की तरह बन चुका है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब लोग यहाँ अपने घर को छोड़ करके ऊंचे स्थान पर गए हैं। राहत बचाव का कार्य भी प्रशासन कर रहा है। और अगली खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ बाढ़ का कहर लगातार जारी है। नाथनगर के दिलदारपुर गांव में बाढ़ का पानी पूरी तरह घुस गया है। गांव की गलियारों से लेकर घरों के आंगन तक करीब 2 फीट पानी जमा है। गांव में बाढ़ पीड़ित लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीमार भी बाढ़ में कहीं जाने के हालात में नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। नाव की सुविधा नहीं मिलने के कारण ग्रामीण खुद नाव चला रहे हैं।
जिसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। मैं नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर गांव में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है पूरे गांव में प्रवेश कर गया है और यहाँ पर जो है हारो महतो जी का घर है, पूरा आंगन इनका जो है बाढ़ के पानी से डूब चुका है। वहीं खाना बनाने के लिए जो चूल्हा है उसमें भी पानी प्रवेश कर गया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। उनकी पत्नी है, हम उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, पानी में डूब रहे हैं और आदमी बीमार है और बकरी छकड़ी 4-5 गो बकरी मार रहा है। कहाँ जाएंगे हमें? कोई कमाने वाला नहीं है, कोई मदद इसको सेव के रहते हैं, कोई कमाने वाला नहीं, तो कौन देगा हमरा खाने के लिए? मदद कोई मदद नहीं है, सरकारों को माया नहीं है। क्या हुआ है हारो जी? तबीयत खराब है, बाढ़ के पानी में सोए हुए हैं खटिया लगा के। आप तो कहाँ जाएं? कोई मदद उधर नहीं आया? कोई मदद नहीं। बीमार हैं? हाँ। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? पैसा होगा तब ना। तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोग हैं और अब जो है बाढ़ का पानी जो है गांव में प्रवेश कर गया है, घर आंगन में पानी प्रवेश कर गया है। लेकिन अभी तक जो है कोई अधिकारी इस गांव में नहीं आए हैं, ना इनका हाल जाने हैं कि ये लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। समझा जा सकता है, एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को जो राहत है वो पहुंचाई जाए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन इस गांव में जो है अभी तक अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी है। अब देखने वाली बात है कि अधिकारी इस ओर कब तक ध्यान देते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। नेपाल त्रासदी के बाद बिहार में हालात सामान्य हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग अभी सतर्क जरूर रहें। सरकार पूरी तरह से हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। बिहार में फिलहाल 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी गंडक नदी से डिस्चार्ज हो रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर जाकर गंडक बराज का जायजा लिया है। वहीं स्थिति सामान्य बताई जा रही है। साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने भी सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और ऊपर से भी जो प्रवाह की सूचना है उसके हिसाब से कोई अधिक घबराने की स्थिति नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये प्रकृति से जुड़ी चीज़ है, कब कहाँ कितनी बारिश होगी या कब कहाँ कोई अचानक से कोई इस तरह के बादल फटने या ग्लेशियर फटने की बात हो जाएगी तो उससे अचानक स्थिति भयावह हो जाती है, जो हुई। तो नेपाल में आई त्रासदी के शिकार लोगों के प्रति बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने संवेदना जताई है। प्रेम कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में लोगों का मरना पीड़ादायक है। नेपाल के लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। भीषण जल प्रलय के कारण नेपाल में हुई भारी जनधन की क्षति जो हुई जा करके है एवं भारतीय जो नागरिक हमारे हैं बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु भी हुई जा करके है। ये काफी दुखद जा करके है और इस प्रकृति के आपदा में लोगों की जान अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं न करते ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने दसों का अपने परिवार जो है इस अपार दुख को सहन की शक्ति देने की प्रार्थना की हमने की जाए। तो नेपाल में आई आपदा के साथ बिहार में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी पटना समेत अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एक और नेपाल में तबाही तो दूसरी ओर बिहार में भी मानसून के सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। खास करके भभुआ, रोहतास और सिवान के इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही साथ सीमांचल के इलाके में भारी वज्रपात की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। बिहार में मानसून लगातार सक्रिय है, इसी कारण पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। राजधानी पटना की बात कर लें तो कहीं न कहीं लोगों को बारिश से, गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन पटना में भी
रुक रुक कर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। कुल मिला के कहें तो अगले 24 से 48 घंटे तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद जताई गई है। तो सासाराम में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। अनुमंडल कार्यालय परिसर में घुटने भर पानी जमा हो गया है। अनुमंडल कार्यालय, नजारत, एसडीपीओ कार्यालय, अवर निबंधन कार्यालय, डीसीएलआर कार्यालय में लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 1 करोड़ के गांजे की खेप जब्त की गई है। नेपाल से ये खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से 1 क्विंटल 88 किलो गांजा मिला है। गांजा तस्कर शौकत अली भी गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। नेपाल से ये खेप मंगाई गई थी। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नेपाल से लाई जा रही खेप को पुलिस की टीम ने पकड़ा है। 1 क्विंटल 88 गांजा बताया जा रहा है। गांजा तस्कर शौकत अली भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां से करीब करोड़ की नशीली दवा जब्त की गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान मर्ची रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल बरामद की गई। ये दवा नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जब्त दवा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। प्रशासन की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने 613 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप, 162 कार्टन इंजेक्शन और नशे की दवा जब्त की है। इस नशीली दवा के रैकेट और कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। 613 जो है कार्टून जो है कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ, प्रतिबंधित जो है, जिसका इस्तेमाल नशा के रूप में जो है जुआओं के द्वारा किया जा रहा है। और लगभग जो है बाकी जो शेष है उसमें टैबलेट भी है, इंजेक्शन भी है, जो भी वो भी नशा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो है उसको सत्यापित करा लिया गया है। लगभग जो है कुल मिलाकर इसका मूल्य जो है अनुमानित मूल्य करोड़ों में होगा। किसी गिरफ्तारी वगैरह नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, अनुसंधान चल रहा है। गोपालगंज के रामनगर +2 विद्यालय में बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन उसकी छोड़ी हुई मिट्टी और बालू आज भी कमरों में जमा है। ये तस्वीरें रामनगर +2 विद्यालय की है। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक करीब 1500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए बना भवन मौजूद है, लेकिन इसका ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल के लायक नहीं है। कमरों के अंदर 3 से 4 फीट तक मिट्टी और मलबा जमा है। खिड़कियां, दरवाजे, ब्लैक बोर्ड और फर्श तक दिखाई नहीं देते। बताया जाता है कि वर्ष 2020 में गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान पानी के साथ मिट्टी और बालू परिसर में घुस गया था। तब से 5 से 6 साल गुजर गए। नतीजा वही है, ऊपरी मंजिल पर बच्चों की कक्षाएं चलती हैं, जबकि नीचे के कमरे आज भी बदहाली की गवाही दे रहे हैं। आग ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों को लगातार मॉडल विद्यालय का रूप दे रही है। उन विद्यालयों में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और उन्हें मॉडल विद्यालय का रूप देकर कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। हाल ही में तकरीबन 300 ऐसे मॉडल विद्यालय हैं जहां पर छात्रों के लिए जेईई और नीट की तैयारी की सुविधाएं बहाल की गई है। आपको हम एक विद्यालय दिखाते हैं, गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर खरेटिया की। ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर है और ये विद्यालय पिछले कई सालों से बाढ़ के पानी की वजह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि विद्यालय का जो निचला हिस्सा है उसके कमरे बालू से पूरी तरह से भर चुके हैं। साल पहले बहुत भयंकर बाढ़ आया था, तब ये बालू आया है। उसके बाद सफाई नहीं हो पाई, वो भया तो फिर से आया, तो नहीं जाना नहीं मिल रहा है। लोग भाड़ा है 4-5 साल पहले के। तो फिर इस कमरे में कैसे पढ़ाई होती है? इस कमरे में पढ़ाई नहीं, इस कमरे में पढ़ाई नहीं होता है। फिर ऊपर पढ़ाई होता है।
भर गया कमरा में? बाढ़ आवला तो मट्टी भर जाला, ओकरा बाद से पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाला। ओके सर सफाई करे के आगे में करे थी पढ़ाई में। तो एक तरह से कि यहाँ पर जितने भी विद्यालय के कमरे हैं वो पूरी तरह से बालू से भरे पड़े हैं। छात्र हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें पठन पाठन में काफी दिक्कत होती है और विद्यालय की जो बच्चों की संख्या है तकरीबन 12 से 1500 की संख्या बताई जा रही है। तो कैसे इस विद्यालय में बच्चे पठन पाठन का कार्य कर पाते हैं, कैसे इनकी क्लास चल पाती है, कैसे इनकी पढ़ाई हो पाती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। देखना होगा कि सरकार, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन कब तक इस विद्यालय की मरम्मत का कार्य करा पाता है और कमरों में भरे बालू और मिट्टी को हटा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।